बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नल शराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे हमेशा कश्मीर इशू पे और पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात करते हैं। कर्नल शराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप से मेरी मुलाकात हुई। तो सर, मैं आपसे सबसे पहला जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो आप जैसे जानते हैं कि 1932 से लेके आज 2020 है, तो एक इल्हाक़े पाकिस्तान की बात करने वाली एक ऐसी नुमाइंदा जमात जिसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और उसी तरह एक और जमात जो 1977 में लंदन में बनी और आज 2020 है, जो ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं। ये दो ऐसी जमातें हैं, एक इल्हाक़े पाकिस्तान की, एक ख़ुद मुख्तारी की। आज आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बयानियों की वजह से कश्मीर की इस साइड वाली जो लोग हैं, चाहे वो ओवरसीज़ में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, ये बढ़ चुके हैं? आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे एक अजीब सी जो है वो जंग छिड़ जाती है। कोई इलाके पाकिस्तान की बात करता है तो उसको गालियां दी जाती हैं, अगर कोई ख़ुद मुख्तारी की बात करता है तो उसका अपना नैरेटिव है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात यह है कि हमें कश्मीर की जो लीडरशिप है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं, यस दे हैड अ वेरी गुड लीडर मकबूल भट्ट की शक्ल में, और मैंने मकबूल भट्ट को भी बड़ा पढ़ा और देखा उसको। उसने बड़ी खूबसूरत बात एक जगह लिखी। उसने कहा जी कि अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो उसके लिए आपको यस स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और स्ट्रगल के साथ साथ आपको उस स्ट्रगल के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए। सो नाउ माय पॉइंट इज़ कि स्ट्रगल तो है, बातचीत तो ये लोग करते हैं, तो इनके पास रिसोर्सेज कहाँ हैं? और रिसोर्सेज स्पेशली जो फाइनेंशियल शक्ल में आते हैं या ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारी चीज़ें जो है पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि इवन 90s में ख़ुद मुख्तार कश्मीर वाले लोग भी बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व रहे उन लोगों के साथ जिनका ये माइंड था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इनमें अच्छी बात दोनों में ये है कि जब इंडिया की बात आती है तो दे आर वन, कि जो बात करते हैं कि जी पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या ख़ुद मुख्तार कश्मीर की, तो ये हमारी आपस की एक सोच है, एक हम राय रखते हैं, और ये राय रखना कोई गलत बात नहीं है, ये ज़रूरी है, रखनी चाहिए। बट जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस दोनों तरफ की जो लीडरशिप है उन्हें इन अपने तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद हमें इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करनी चाहिए। और ये कश्मीर तो जो भी होगा, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इसकी इजाज़त देता है कि 257 की हमें इजाज़त देता है कि अगर कश्मीरी ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है, तो उसके बाद भी इवन सेकंड स्टेप में ये अलाउ करता है कि आप अपनी लीडरशिप के साथ और लोगों के साथ मशावरत के साथ आएँ कि आप वाकई रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और अगर इफ़ दे वांट समथिंग बियॉन्ड दिस तो पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर दैट। सो पाकिस्तान के साथ ना खुद मुख्तार कश्मीर वालों का इशू है और ना ही कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये दोनों का किसी का कोई इशू पाकिस्तान के साथ नहीं है। दोनों पार्टीज़ पाकिस्तान को एक ही जैसी हैं, एक ही नज़र से उनको देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानी उनको, और पाकिस्तानी आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप पॉलिटिकल लीडरशिप कह लें, अवाम कह लें, तो इसका हमें इशू नहीं है। इशू इज़ विद इंडियंस, और उसके लिए हम लोग जो इस वक्त इवन ओपिनियन मेकर्स हैं, या जो हम फैक्ट्स को सामने रख के तो अपना एनालिसिस करते हैं और एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे आके अभी इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रगल करनी चाहिए। और बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आप मुझे पूछें तो वो क्या है, तो जो प्रेजेंट हमारी AJK की गवर्नमेंट है, अगर एज अ फौजी आप मुझे पूछें, मतलब स्ट्रेट ओपिनियन मैं आपको इस पर देना चाहता हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ AJK को एक ब्रिगेड बनाना चाहिए। एक रिटायर्ड जो हमारे फ़ौजी हैं, यंग एज में हमारे फ़ौजी रिटायर्ड होते हैं, उनका पूरा एक ब्रिगेड बना के, और हमें इंडिया के साथ एक आर्म्ड स्ट्रगल करनी चाहिए, जिसकी हमें इजाज़त इवन यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं और जो इंटरनेशनल लॉ है हमें इजाज़त उसकी देता है कि आप अगर आपकी आज़ादी या आप पे किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट आर्म्ड स्ट्रगल भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है ये AJK की गवर्नमेंट बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, सारा कुछ है, ये अभी ये कर सकते हैं। अगर ये करें तो आई थिंक वी शुड कीप फाइटिंग अगेंस्ट इंडियंस कलेक्टिवली। ठीक है, कोई खुद मुख्तार है या कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, मतलब शुरू से इस तरह आपने जिक्र किया, तो पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम सबको इकट्ठे के उनके खिलाफ लड़ें, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने खुद मुख्तार होना है या हमने पाकिस्तान के साथ आना है। बिल्कुल।
मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान जब फायरिंग करता है बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे वो समानी सेक्टर है, चाहे वो लिपा सेक्टर है, आप देखें कि उस साइड पे भी हमारे कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, नौजवान, और इस तरफ भी जो है हमारे कश्मीरी नौजवान जो है वो शहीद होते हैं। तो नुकसान जो है वो सिर्फ कश्मीरियों का है, और कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ उसी तरह हैं, वही अहमियत रखते हैं जैसे वो पाकिस्तान के लोग अहमियत रखते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों को हमेशा एक प्रायोरिटी दी है। तो मेरे ख़्याल से ये जैसे अभी कलना साहब ने कहा कि हम सब जो हैं, हमें मिल के जो है वो हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है ना, वो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है, ना कि हम लोग आपस में इख्तलाफात पैदा करें। और सोशल मीडिया पे जो हम लोग एक जंग का मैदान हमने लगाया होता है, तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारा काम बनता है कि हम खुद मुख्तारिउल हक़ पाकिस्तान को एक साइड पे रखें। सबसे पहली जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उनकी इज़्ज़त असमत दरी की जा रही है, हमारे नौजवान वहाँ पे पढ़े लिखे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है, और मेरा ख़्याल से कन्ना साहब का भी यही मौक़िफ़ है, कि हमें एक होके हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। शुक्रिया। कन्ना साहब, आपसे एक और सवाल कि आप क्या समझते हैं, आप फ़ौज से भी आपका ताल्लुक़ है, आप माशाल्लाह से वकालत भी आपने पढ़ी हुई है, और किस तरह से आप देखते हैं कि कश्मीर का जो मसला है वो किस तरीके से हल होना चाहिए, और कैसे आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि कश्मीर कैसे आज़ाद होगा? देखें जी, इसकी तो कश्मीर की एक स्टेटेड पोजीशन है और वो बड़ी क्लियर है, और वो स्टेटेड पोजीशन है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के अंदर कि कश्मीरियों को जो है उनका हक दिया जाएगा, इस्तिस्वाब राय के ज़रिए दिया जाएगा, एक प्लेबिसट होगा, उसके कंप्लीट प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, किताबों के अंदर डॉक्यूमेंटेड हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हैं, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पता है। तो उसकी आज़ादी तो अगर आप देखें जो हमारे से प्रोमिसेस हुए थे राइट फ्रॉम दी पार्टीशन, तो आज तक मटेरियलाइज़ नहीं हुए। अब देखना है कि कश्मीर आज़ाद होगा कैसे। बेसिकली जो आप ये कह रहे हैं कि अगर उसको एक इंटरनेशनल ओनरशिप भी नहीं है, एक रीजनल ओनरशिप भी नहीं है, जो 2-3 हम स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हमारी ओनरशिप है और हम उसमें आपस में बटे हुए हैं, इसके अंदर आप देखें हमारी वॉर्स भी हो चुकी हैं इंडिया के साथ। मतलब 19 पार्टीशन के इमीडिएट आफ्टर पार्टीशन वी स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द कश्मीर। 48 में आप देखें, 49 में, फिर आगे 65 आ गया हमारा, फिर 71 आ गया, उसके बाद कारगिल आ गया। कारगिल से पहले 90s में देखें तो कश्मीर के अंदर जो इंडिया को कश्मीरियों ने एक ब्लड बाथ दिया। तो थ्रू आउट एक स्ट्रगल चल रही है ये, और इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज़्म है। हमने जंगों को आजमा लिया कि उसमें कोई हमारा हल नहीं निकल सका। हम लोगों ने प्रॉक्सीज़ लड़ी हैं, उसमें हमारा कोई हल नहीं आ सका। हम लोगों ने एक जगह इंडिया को ब्लॉक करने की कोशिश की कि मे बी वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, जो हमने कारगिल में किया। तो अनफॉर्चुनेटली जितने भी आज तक हो सकते हैं आज़ादी के लिए हरबे आजमाना या उसके लिए ट्राई करना मुख्तलिफ ऑप्शंस को, तो वो हमने की, और किसी में अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए। ऑन द फेस ऑफ इट वी मस्ट एक्सेप्ट इट। अब बातें हैं कि फ्यूचर में हम क्या देख रहे हैं। फ्यूचर में यह है कि इस वक्त दुनिया डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर बढ़ चुकी है, और अभी चाइना भी एक उभरती हुई पावर है। रशिया जो है वो बिल्कुल ही बैकग्राउंड में चला गया है एज़ यू नो, और अमेरिकन्स जो हैं उनका भी एक ब्लॉक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक वर्ल्ड के अंदर उनका चल रहा है, और चाइनीज़ का भी अपना एक ब्लॉक है। लेकिन इन दोनों की थिंकिंग में बड़ा फ़र्क है। अगर अमेरिकन्स को आप देखें तो स्ट्रेट अवे अमेरिकन्स जो है वो कन्फ्रंट्रेशन पे आते हैं, वो रिजीम चेंज के ऊपर आते हैं, वो लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, जंग व जदल की बात करते हैं, कत्ल गारत की बात करते हैं। उनका ये एक टूल है, या उनके पास एक हथियार जो है ना, ये इस किस्म का है। अगर आप चाइनीज़ की बात करते हैं तो चाइनीज़ स्ट्रेट वे प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। चाइनीज़ कहते हैं जी कि आप आएँ, आपको हम आपकी इकॉनमी को बूस्ट करेंगे, आप हमारी इकॉनमी को बूस्ट करें। उनका टोटली आप समझें कि 180 डिग्री एक डिफरेंट स्टांस है और एक स्टाइल है। अब इन दोनों के स्टाइल और स्टांस को देखते हुए कश्मीर को अगर आप बीच में डालें तो इस वक्त जो कुछ लद्दाख में हो रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कश्मीर। उधर अमेरिकन अपना ज़ोर लगा रहे हैं, दे आर असिस्टिंग इंडिया, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडियंस के कि ये हमें वही डिविडेंड देंगे जो कि पाकिस्तान ने अमेरिकन को दिया था अगेंस्ट रशियंस। बट अमेरिकन को अभी रियलाइज़ हो गया है कि जिन हॉर्सेस के ऊपर वो बेट कर रहे हैं वो उस काबिल नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर, जब वॉर या इनकी जो आपस में एक कन्फ्रंट्रेशन हो रही थी वहाँ पे फेस ऑफ था इंडियंस और चाइनीज़ का, तो अमेरिकन ने स्ट्रेट अवे कहा जी कि हम आपकी सालसी कर सकते हैं, वी कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर। सो वहाँ पे आपको एक बड़ी क्लियर चीज़ आई अमेरिका को देखते हुए कि वो बीच में से निकल रहा है। बट
چائنیز جو ہے نا دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو انڈینز لائک دیٹ، بیکاز ان کی بھی اپنی ایک سیلف اسٹیم ہے، سیلف رسپیکٹ ہے، دنیا کے اندر ان کا بھی نام ہے، ان کی بھی اتنی بڑی پاور ہے. تو اگر انڈینز نے ان کے ایریا کو گریب کیا، 370-35A کو انہوں نے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے یا کسی کے کانسنٹ سے، کسی کے نیگوسیشن سے ان نے کیا، تو آج انڈیا اس کو فیس کر رہا ہے اور وہ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ گریجولی. اب ہم یہاں سے ٹیک آف کرتے ہیں کہ کشمیر کس طرف جائے گا. گریجولی اگر یہی سٹانس رہتا ہے اور یہی ٹریک رہتا ہے تو میرے خیال سے انڈینز ول لینڈ اپ ان ٹربل. اور نیئر فیوچر میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کشمیر کا کوئی حال آئے گا. بٹ مے بی جب چائنا اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی فائنینشیل جو ہے، اور میں کہتا ہوں فائنینشیل آلسو، پولیٹیکل آلسو اینڈ ملٹری آلسو، بیکاز ملٹریلی بھی چائنا ایک بہت بڑی پاور بن چکی ہے. اور امریکنز جو ہے نا وہ ابھی ان کو مطلب اس ریجن میں آ کے امریکہ کسی سے اور اسپیشلی چائنا سے جیت نہیں سکتا، وہ ہارے گا، یہ کنفرم ہے. تو جب چائنا کسی پوزیشن میں آئے گا تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ شاید اس وقت وہ انڈینز کو جو ہے وہ اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ لے کے آئے کہ جی پچھلے 100 سال سے یہ پڑی ہوئی ہیں ریزولوشنز، ان پہ آپ عمل کریں، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو فیس دی کانسیکوینسز. تو میں بھی اس وقت یہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کشمیر کے لیے کچھ اچھی چیز آئے. بٹ ٹل دین آئی تھنک وی شوڈ کیپ فائٹنگ. سر کیا اس وقت تک آپ کہتے ہیں کہ ہماری جس طرح وہاں پہ خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، نوجوان آپ دیکھتے ہیں جیسے بابر قادری کو شہید کیا گیا، برہان وانی کو، بہت سارے جو لوگ ہیں نوجوان، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پتہ بھی چل گیا تھا، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کی شہادت کا پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی قبروں میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے جو گمنام ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں وہاں پہ بہت ساری جو نوجوان لڑکیاں ہیں، کشمیری جو بچیاں ہیں، ان کے ریپ کیے جاتے ہیں. تو کیا اگر ہم لوگ جو ہے، ابھی میں بحیثیت ایک مسلمان بات کر رہی ہوں، کیا ہم لوگ یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور ہم خاموشی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یونائٹڈ نیشن کچھ کرے گا یا OIC کچھ کرے گا یا چائنا جب سپر پاور بنے گی تب کچھ کرے گی؟ پاکستان کے بارے میں دیکھیں، اب آپ پچھلے دنوں دیکھیں کہ جیسے آذربائیجان ہے، اس نے پاکستان کا جھنڈا اور ترکی کا جھنڈا لگایا اور کہا کہ جی انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں آرمینیا کو ہرانے میں. اسی طرح آپ دیکھیں لداخ میں جب ہندوستان کو شکست ہوئی، لداخ پہ قبضہ کیا گیا، تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے جو ہے وہ چائنیز کا ساتھ دیا اور لداخ پہ قبضہ کیا. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ کیوں کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے کوئی عملی جو ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ آف آل کہ اسٹریٹجیکلی اسٹیٹس کیسے موو کرتی ہیں اور مطلب لڑائی کیسے لڑتے ہیں. یہ کوئی اسٹریٹ فائٹ نہیں ہے یا کوئی دو انڈیویجولز یا دو قبیلوں کی لڑائی نہیں ہے. جب آپ اسٹیٹ لیول پہ پالیسی میکنگ لیول پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے کیسے لڑنا ہے تو اس کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں. ایک تو اسٹریٹ ہے کہ جس طرح ایک عام لے مین فیل کرتا ہے کہ پاکستان آرمی اسٹریٹ اوے جائے، ان پہ اٹیک کرے اور چلیں. اور جس طرح میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ بڑے ویری ویل ڈیفینڈڈ بارڈرز ہیں انڈینس کے، ویری ویل ڈیفینڈڈ بارڈرز ہیں پاکستان کے. میں ایک چیز جنرلی سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر انڈیا اتنی بڑی پاور، آپ دیکھیں وہ 1 ارب 30 کروڑ کا ملک ہے جن کے پاس 12 لاکھ سے زیادہ فوج ہے. پاکستان تو آپ دیکھیں 20-22 کروڑ کی آبادی ہے اور آرمی آپ کی 5-6 لاکھ ہے. تو اگر انڈیا اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود ہمارے سے آزاد کشمیر نہیں لے سکتا تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم لوگ انڈیا سے مقبوضہ کشمیر لے سکیں؟ تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو 2+2 میں ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ اٹس ناٹ پاسبل. مطلب عقلی فکری طور پہ یہ نظر نہیں آتا کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے. اچھا اب اس کے اگینسٹ جب باقی ٹیکٹکس یا ایک اسٹریٹجیکلی ہم موو کیسے کرتے ہیں، ایسمیٹرک وارفیئر ہے. ایسمیٹرک وارفیئر وی ہیو بین ٹرائنگ ان دی پاسٹ، اور فیوچر میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس ول بی دی بیسٹ فارم آف وار جو کہ ویج ہوگی اگینسٹ دی انڈینس. اگر آپ کے میں اس آرگیومنٹ کو بارو کروں، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا، چائنا جب سپر پاور بنے گا پھر دیکھا جائے گا، تو اس میں ایک اور آپشن میں اس دن سوچ رہا تھا کہ آ سکتی ہے کہ آپ کشمیر ایشو کو فار دا ٹائم بینگ دونوں اسٹیٹس کو کہیں اس کو فریز کر دیں، مے بی فار 20 ایئرس، فار 25 ایئرس، 30 ایئرس اس کو فریز کر دیں آپ. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی مے بی ایک سٹیج پہ یہ ریئلائز ہو کہ یار انسٹیڈ کہ وی شوڈ فائٹ، کہ مے بی وی شوڈ سٹ اینڈ ڈیسائیڈ، اس کے اوپر جا کے تو مے بی کوئی اس طرح کی
آپ کے سامنے ایک آپشن آئے پازیٹیو کہ وداؤٹ سفرنگ دی کیجولٹیز، یا لوگوں کے دکھ درد ہم سمجھتے ہیں جو ان کو اتنا عذاب و اضطراب کی کیفیت میں وہ لوگ ہمارے گزر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی ہم ازالہ کر سکیں. ادروائز ایز آف ٹوڈے اگر آپ پوچھیں تو آپشن یہی بنتی ہے کہ وی شوڈ کیپ فائٹنگ. آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس طرف بھی ہمارے کشمیری شہید ہو رہے ہیں اور اس طرف بھی ہمارے کشمیری شہید ہو رہے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کا کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور مستقل طور پہ میں اگر دیکھوں تو شاید جو ہم لوگ خود بھی جو کشمیری ہیں وہ کوئی خود مختاری میں بٹ رہا ہے، تو کوئی علاقے پاکستان میں کسی کا کچھ نیریٹو ہے، کسی کا کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا مستقل جو ہے وہ حل نکلنا چاہیے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ تقسیم ہوتے جائیں گے. شکریہ.